नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और आज की जो टॉप करंट 6 स्टोरीज हैं जिसे हम कंसीडर करेंगे आज के सेशन में, सबसे पहले हम बात करेंगे कोड ब्लड बैंकिंग के ऊपर में। उसके बाद हम बात करेंगे एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन। तीसरे पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से आरबीआई ने अब जो है घंटी एक बजा दी है क्रिप्टो करेंसीज के लिए, और जो क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए भी भारत के अंदर में। फोर्थ, स्टेटस ऑफ साइबर क्राइम को हम जानेंगे। हाल फिलहाल जो है इस पे एक रिपोर्ट आई है, इसको देखेंगे। फिर हम जानेंगे पर्सन इन न्यूज जेबी कृपलानी। तो आप में से कितनों को कृपलानी जी, आचार्य कृपलानी जी तो ये ही हैं, आचार्य नाम से फेमस तो ही हैं, लेकिन आप में से कितने लोगों को पता है कि जे और बी का क्या मतलब है यहाँ पर। छठा हम बात करेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अगेन द पर्सन इन द न्यूज़। जो उनकी बर्थ एनिवर्सरी है उसको मनाया जाता है, मतलब एज अ कोमेमोरेट किया जाता है एज अ नेशनल एजुकेशन डे, तो उस पर भी बात करेंगे। एंड फाइनली फॉर एमसीक्यूज फॉर सम प्रैक्टिस, पिछले सेशन में जो हमने सवाल देखे थे उनके हम आंसर्स आज आपको दे देंगे। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोड ब्लड बैंकिंग के ऊपर में। अब कोड ब्लड क्या है? बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है ये कोड ब्लड, इसका पूरा नाम है अम्बिलिकल कोड ब्लड। तो जो बच्चा होता है, आप ये देखिए, ये बच्चे के साथ ना कुछ यहाँ पर ये आप ये कह सकते हैं कि ये कोड होती है जो रहती है, अटैच रहती है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि इसको कट आउट करते हैं, जो ये क्लैंप लगा के ना इसको फिर कट आउट कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड भरा पड़ा होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज कोड ब्लड। अब ये जो है बहुत काम का होता है। इसमें जो है एक स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें हेमोटोपोइटिक स्टेम सेल्स कहा जाता है, जो कई तरीके की बीमारियों को मतलब ट्रीट करने में मदद करते हैं। जब आप इस तरीके के कोड ब्लड्स को, फिर आप क्या करेंगे, जैसे डॉक्टर ने यहाँ पे कट आउट किया, इसमें ब्लड भरा हुआ है, फिर एक तरीके का ना कलेक्शन बैग होता है जिसमें ये सारा जो खून है वो रख लिया जाता है। इस बैग को फिर कहाँ भेजा जाता है? लेबोरेटरी के पास। लेबोरेटरी फिर इस जो ब्लड है इसको एनालिसिस करती है, इसको एग्जामिन करती है। उसके बाद फिर जो है उसका एक स्पेशल कंटेनर बना देती है और फिर इसे लिक्विड नाइट्रोजन स्टोरेज के प्रोसेस में रखा जाता है सिक्योर फैसिलिटी के साथ। तो इसके बाद इस प्रोसेस को कहते हैं, जब कोड ब्लड है जो यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है, स्टेप 1 से लेकर स्टेप 6 तक, सो दिस इज कॉल्ड एज द कोड ब्लड बैंकिंग। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज द कोल्ड कोड ब्लड बैंकिंग। किस काम आता है? तो बहुत तरीके के, क्योंकि इसमें जो है स्टेम सेल्स पाए जाते हैं। राइट, और ऐसा बताया जाता है कि जो बोन मैरो से जो आपको स्टेम सेल्स मिलेंगे उनसे कई अधिक मात्रा में स्टेम सेल्स जो होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। काफ़ी तरीके के जो फ्यूचर मेडिकल यूज़ की भी पोटेंशियल ये रखता है, इम्यून सिस्टम्स को बेटर करने की भी पोटेंशियल ये रखता है। अब इसके एप्लीकेशंस को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें दे आर हाईली लोडेड विद द स्टेम सेल्स। तो ये आपके कैंसर, ब्लड डिजीजेज जैसे अनीमिया, कुछ और जिस टाइप के जो डिसऑर्डर्स हैं उनमें ये आपकी मदद कर सकता है। साथ ही साथ इसमें मतलब किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन ऐसा नहीं बताया गया है। हालांकि जो कुछ लोग हैं उनका ये कहना है, जो कुछ डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि इसमें देखिए क्या होता है कि कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके साथ कुछ हेरिडेटरी डिफेक्ट भी आ सकते हैं, इसके चांसेस होते हैं, तो वो उनके ब्लड में भी हो सकते हैं। तो अगर आप इसको यूज़ करोगे तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। तो इसके लिए यहाँ पे इन्होंने एक की कंसर्न यहाँ पे बताया है। अगर आप इसको देखेंगे हिंदुस्तान टाइम्स के टाइम्स ऑफ इंडिया, माफ कीजिएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया के इन्फोग्राफिक को, तो मोस्ट डिजीज करेंटली ट्रीटेबल बाय कोड ब्लड स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट आर हेरिडिटरी। The genetic defect for which a treatment is sought is likely to be present in the cord blood as well as so it cannot be used। तो ये एक थोड़ा सा कंसर्न जो है ना डॉक्टर्स ने यहाँ पर इसको लेके बताया है। अब स्टेम सेल बैंकिंग के साथ में क्या इश्यूज आ रहे हैं उसको थोड़ा सा समझते हैं। पिछले 10 सालों में थोड़ा सा ये देखा गया है कि स्टेम सेल बैंकिंग जो है काफ़ी एग्रेसिवली यूज़ की गई है। अब इसमें क्या करती है, जो कंपनीज इसमें काम कर रही है वो पेरेंट्स लोगों से बहुत ज़्यादा इनॉर्मस अमाउंट पे जो है फीस चार्ज कर लेती है, क्योंकि बात यहाँ पर किसी बीमारी को ठीक करने से, और हर कोई चाहता है कि ये जो प्रोसेस है वो सही हो जाए। जो मेरा बच्चा है या जो मेरे पति हैं, मेरी वाइफ है, मेरी बहन है, कोई भी है, ये जो है मतलब स्वस्थ हो जाए, उसके लिए वो इंसान जो है ना सारा पैसा बहाने को तैयार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कि यहाँ पर एक इमोशनल लिंक जुड़ा हुआ है जिसका फायदा ये कंपनीज उठाती हैं, एंड दे आर गोइंग टू डू इमोशनल मार्केटिंग। कैसी मार्केटिंग? इमोशनल मार्केटिंग। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि कोड ब्लड बैंकिंग सर्विसेज का जो मार्केट था 2016 में कितना का था? 1126 मिलियन डॉलर का था, और ये 2023 तक कितना हो जाएगा? 2772 मिलियन डॉलर का हो जाएगा। तो इसमें जब आप ग्रोथ देखेंगे तो आपको सीजेआर इसका जो दिखेगा 13.8% का दिखेगा। राइट, तो दिस इस वजह से जो है ये न्यूज़ में रहा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कोड ब्लड बैंकिंग क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। राइट, इतना जानकारी, इतनी सतही जानकारी, ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में हमें घुसना नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू डू द एमबीबीएस। राइट, सो बस सतही जानकारी आप रखिए ताकि आपके एग्जाम में साइंस एंड टेक, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से जो सवाल आए आप उसे आराम से टैकल कर सकें।
दूसरे स्टोरी पे आते हैं, दैट इज द एपिक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इस बार इसको कौन होस्ट कर रहा है? तो न्यूजीलैंड जो है इसको होस्ट कर रहा है। अगेन काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस अभी हाल फिलहाल दिल्ली की अगर बात करूं, मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूं, पिछले 24 घंटे में फिर से रिपोर्ट्स में थोड़ा सा सर्ज, मतलब केसेस में थोड़ा सा सर्ज जो है वो देखा गया है। तो उस वजह से मतलब एक चिंता तो बनी रहती है। तो इस बार भी जो इनकी जो मीटिंग है उन्हें वर्चुअल तरीके से ही की गई है, दूसरे साल में लगातार। 21 इसमें मेंबर्स हैं, भारत इसका पार्ट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। एशिया पैसिफिक के रिश्तों को और बेटर करने के लिए एशिया रीजन और पैसिफिक रीजन जो है, मतलब वही सारी चीज़ें कि इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ, इनोवेटिव, सिक्योर ग्रोथ, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इस तरीके से इसमें काम किया गया था। इनका जो फंक्शंस होता है टोटली मतलब एक ग्रोइंग इकोनॉमी के काम करने के लिए होता है। अभी हाल फिलहाल जो भी की इश्यूज चल रहे हैं, चाहे आप G20 के प्लेटफॉर्म से देखें या G7 के प्लेटफॉर्म्स पे देखें, तो वहाँ पर भी वही सारे मुद्दे ये लोग भी उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन थोड़ा रीजनल लेवल पे करते हैं, ठीक है, ताकि जो इकोनॉमिक, जो रीजनल इकोनॉमिक है उसे अच्छी तरीके से हम सुदृढ़ कर सकें। अब इसमें जो सिग्निफिकेंस है थोड़ा सा इसको जान लेते हैं, एग्जाम के हिसाब से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें तकरीबन 3 बिलियन पीपल इसमें जुड़े हुए हैं। वर्ल्ड जीडीपी का 60% इसी फॉरम से निकल के आता है। दे स्पैन द पैसिफिक रिम फ्रॉम चिली टू रशिया टू थाईलैंड टू ऑस्ट्रेलिया, राइट। इसमें भी हाल फिलहाल 21 मेंबर हैं इस इकोनॉमी के अंदर में। वो 21 मेंबर की फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये रहा। 1989 में जो थे, दे आर द फाउंडर्स, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, जापान, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, दे आर द फाउंडर्स, राइट। हाल फिलहाल जो जुड़े वो जुड़ा रशिया, पेरू और वियतनाम, ठीक। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा चार्ट को, इसमें भारत इसका मेंबर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। सो हाउ मेनी नेशंस आर देयर? 21 नेशंस आर देयर। चलिए मूव करते हैं हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ, दैट इज द थर्ड स्टोरी, आरबीआई वर्सेस क्रिप्टो करेंसीज। तो आरबीआई और क्रिप्टो करेंसी के बीच में अब फिर से खींचातानी हो जाएगी शुरू, क्योंकि आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने घंटी बजा दी है क्रिप्टो करेंसीज के लिए, और साथ ही साथ उनमें जो जुड़े हुए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी उन्होंने बोला है कि क्रिप्टो करेंसी जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के ऑर्डर को रिवर्स किया था और बोला था कि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग को स्टार्ट की जाए, बैन हटाइए, इसको आप मना कैसे कर सकते हैं। जैसे ही वो चीज़ें हुई, इसका क्रेज एकदम बिल्कुल छप्पर फाड़ के, मतलब आसमान चीरता हुआ निकल गया। सारे लोग इसमें मतलब अब लग गए हैं, बहुत सारे ऐप्स डेवलप हो गए हैं, कॉइन DCX हो गया, वजीर एक्स हो गया, बिट ड्रॉपलेट हो गया, ठीक है। आप में से कितने लोग क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करते हैं जरूर बताइएगा। अब सरकार का इस पर व्यू यह है कि सरकार ने इसको लेके कोई कानून तो बनाया नहीं है, साथ ही साथ जब उन्होंने बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और बहुत लोगों से पता किया तो वो बनाना भी नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी ना फिर उन लोगों को भी, और कहीं ना कहीं वो इसे ऐसे खुला भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज आर द मेन थ्रेट फॉर द सोवरेन फॉर ऑफ अ स्टेट, क्योंकि इसमें फिर स्टेट का रोल खत्म हो जाता है ना, स्टेट का कोई रोल ही नहीं होता है इनके चक्कर में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे सारा काम चलता है, ट्रांसपेरेंसी है एकदम खूब अच्छे तरीके से। अब इसका स्टेटस अगर आप देखेंगे तो इसका स्टेटस जो है वो ये है कि पहले आरबीआई ने बैन किया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया भाई लिफ्ट करो बैन, हटाओ इसे, राइट। अब आरबीआई फिर से कह रही है कि क्रिप्टो करेंसी जो है खतरा बनी हुई है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, और इसे मतलब कुछ ना कुछ इसके लिए करना ही पड़ेगा। आरबीआई का जो व्यू है वो कुल मिला के जो है 4 मेन मुद्दे जो है आरबीआई बताता है। सबसे पहला सोवरेन का वो हवाला देता है कि क्रिप्टो करेंसीज पोजेस रिस्क टू कंज्यूमर्स, दे डू नॉट हैव एनी सोवरेन गारंटी एंड हेंस आर नॉट लीगल टेंडर। तो ये लीगल टेंडर नहीं है, आपके साथ इसमें अगर कोई धोखाधड़ी हुई तो आप कहाँ जाएंगे, किधर है ऑफिस, कहाँ पे है, कौन आपकी सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। दूसरी बात, मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। इलॉन मस्क के एक ट्वीट पे पूरा का पूरा मतलब मार्केट 1200% से क्रैश हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा हाईली वॉलेटाइल है, ये बहुत ऊपर नीचे होता है। फिर रिस्क इन सिक्योरिटी तो रहता ही रहता है, राइट। जैसे आप अपनी अगर अपनी प्राइवेट की अगर खो दी तो फिर कुछ नहीं हो सकता, आपका गया आपका सारा काम। फिर मालवेयर थ्रेट्स भी वगैरह होते ही रहते हैं, क्योंकि पूरा ये इंटरनेट और माइनिंग वगैरह से चलता है। मनी लॉन्ड्रिंग का इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो सकता है। तो ये सारे आरबीआई के व्यूज़ हैं, राइट। तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा कि व्हाट इज़ द मेन इशूज़ दैट आरबीआई इज़ नॉट गोइंग टू स्टिल एक्सेप्ट द क्रिप्टो करेंसीज ट्रेडिंग इन इंडिया एज पर द राइट लॉ, राइट। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, दैट इज स्टेटस ऑफ साइबर क्राइम इन इंडिया। तो अगर आप इसको देखेंगे तो पेंडेमिक में बताया गया है कि तकरीबन साइबर क्राइम भारत के अंदर में 500% से राइज कर गया, ठीक। अब साइबर सिक्योरिटी को डील करने के लिए, साइबर क्राइम को डील करने के लिए एक ही कानून है, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। उसमें भी सही तरीके से जो चीज़ें हैं वो लिखी हुई नहीं है, राइट। जो पूरा मॉडस ऑपरेंडी होता है वो सही तरीके से उसको डेफिनेशन नहीं की गई है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें बहुत सारा डेटा अब एकदम से आ गया, क्योंकि अब वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट चल रहा है। आप छोटे छोटे रिटेल के दुकानों पे जाएंगे तो वहाँ भी आपको
फ़ोन पे वगैरह साफ दिखाई देगा, हर किसी के हाथ में फ़ोन है, स्मार्टफोन्स है, एवरीबडी इज़ गोइंग टू वॉच द वीडियोज़ ऑन द यूट्यूब। तो काफ़ी सारा जो है ना इसमें डेटा क्रिएट हो रहा है, और जो इन्फॉर्मेशन होती जा रही है लोगों की, वो काफ़ी सेंसिटिव होती जा रही है, राइट। द राइज ऑफ डिजिटल पेमेंट्स हैज़ ऑल्सो इंक्रीज कॉम्प्लेक्स साइबर क्राइम्स। अब ये जो है पूरे के पूरी तरीके से जो है ना कॉन्ट्राडिक्ट करता है एक बात के, राइट। एक सवाल मैं आपसे यहाँ पे पूछ लेता हूँ कि अभी हाल फिलहाल 8 नवंबर को आपको पता है डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण की बरसी देखी गई। उसमें रिपोर्ट निकल के सामने आया कि अभी तक पिछले 5 सालों में ऑल टाइम हाई कैश करेंसीज है भारत के पास, मतलब जो मार्केट में सर्कुलेट हो रही है। 2016 में जो थी उससे भी ज़्यादा 2021 में मतलब सर्कुलेट हो रही है मार्केट के अंदर में, तो कैश भी ज़्यादा है। सरकार एक तरफ कहती है कि भाई डिजिटल पेमेंट्स, जो कैशलेस इंडिया सोसाइटी हमने सोचा था उसमें डिजिटल पेमेंट्स में भी राइज हुआ है। तो ये हो क्या रहा है, कैश भी ज़्यादा है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी ज़्यादा है, क्या इसको आप समझा सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है, राइट। अभी सरकार की तरफ से नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी आना बाकी है, साथ ही साथ डेटा प्रोटेक्शन लॉ सही से भी पास नहीं हुआ, जो बिल पेंडिंग है उस पर भी फिर कभी बात करेंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं चीज़ें बिल्कुल एक तरीके से मझदार में छुटी हुई हैं, जिस पे सरकार को पूरा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि नई नई फिर चीज़ें निकल के आएंगी। ड्रोन से आपको खतरा हो जाएगा, रैंसमवेयर से आपको खतरा हो जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो पॉजिटिव बता रहा है उसको नेगेटिव होने में टाइम नहीं लगेगा। जैसे फेसबुक आप देख सकते हैं, पोर्चुगल के एक जर्नलिस्ट ने क्या किया, पोर्चुगल के एक जर्नलिस्ट ने पोस्ट किया कि हाउ फेसबुक इज गोइंग टू डिटेरिएट द होल वर्ल्ड स्ट्रक्चर एंड द सोसाइटी। वो ऐसा रोल प्ले कर रहा है, अब उसमें आप कुछ नहीं कह सकते, राइट। तो इसको थोड़ा सा जो है सरकार को देखना है, समझना है। कुछ इनिशिएटिव सरकार ने लिए हैं, दैट इज ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल उन्होंने लॉन्च किया है चाइल्ड पोर्नोग्राफी वगैरह इसको हटाने के लिए। फिर I4C करके कुछ जो है मतलब एक इस्टेब्लिशमेंट, एक स्कीम लेके आए हैं जो कि साइबर क्राइम से रिलेटेड है। I4C का मतलब है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक। उसके बाद फिर नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, इसको भी स्टैब्लिश इन लोगों ने किया है। साथ ही साथ ऑल ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइडिंग डिजिटल सर्विसेज हैव बीन मैंडेटेड टू रिपोर्ट साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स टू द सर्ट इन एक्सपीडिशियसली, राइट। फिर साइबर स्वच्छता केंद्र का भी जो एक मतलब लॉन्च किया गया है, जिसमें सारा मतलब बॉटनेट की क्लीनिंग और मालवेयर एनालिसिस सेंटर, ये सब जो है पूरा बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो साइबर टेररिज्म का जो रूप आने वाला है उसके लिए सरकार को पहले से चैलेंज होना चाहिए। अब क्योंकि पुलिस और पब्लिक ऑर्डर दोनों ही राज्य के मुद्दे होते हैं, स्टेट सब्जेक्ट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, अगर हम माने तो स्टेट्स की सबसे पहले जिम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों को देखें, इनके लिए प्रॉपर एक मशीनरी बनाए जो इसको पूरी तरीके से ऑपरेट और कर सके। सो दिस इज द स्टेटस ऑफ द साइबर क्राइम इन इंडिया। और थोड़े से चार्ट वगैरह के लिए आप इसे देख सकते हैं कि 2010 पे कहाँ थे हम और 2018 तक आते आते कहाँ चले गए, राइट। तो बहुत ही मतलब एक पॉलिसी मेकर्स के लिए एक घंटी बज चुकी है कि इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए पर्सन इन न्यूज़ में हम बात करें, फिफ्थ न्यूज़ ऑफ द डे, JB कृपलानी। तो हाल फिलहाल प्रधानमंत्री जी ने खुद इनको ट्रिब्यूट पे किया है। 11 नवंबर 1888 में हैदराबाद में ये जन्मे थे। इनका ओरिजिनल नाम था जीवत राम भगवान दास कृपलानी। इनको प्यार से आचार्य कृपलानी कहा जाता था। ये इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, इंडियन पॉलिटिशियन थे और साथ ही साथ एक एजुकेशनिस्ट भी थे। 1912 से 1927 तक इन्होंने बहुत सारी जगहों पर इन्वॉल्व रहे फ्रीडम मूवमेंट के लिए, और उसके बाद 1922 में ही इनको आचार्य की उपाधि दी गई जब ये गुजरात के विद्यापीठ में पढ़ा रहे थे। जो गुजरात का विद्यापीठ है ये वही है जिन्हें महात्मा गांधी ने थोड़े साल पहले जिसकी स्थापना की थी, राइट। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में भी इनका काफ़ी रोल रहा। विनोबा भावे के साथ ये जगह जगह रहे। 1920 के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी ये पार्ट थे, सिविल डिस्टर्बेंस मूवमेंट में भी ये पार्ट थे, क्विट इंडिया मूवमेंट में भी ये पार्ट थे। और इंडिपेंडेंस के समय ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि 1947 जब विभाजन हो रहा था तब उस वक्त प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस के। सो JB कृपलानी वॉज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद फिर इन्होंने किसान मजदूर प्रजा पार्टी कांग्रेस छोड़ने के बाद, आज़ादी के बाद बनाई। He was elected to Lok Sabha in 1952, 1957, 1963, 1967 as a member of प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो ये कुछ इनके पार्टियों के नाम है जो आपको ध्यान रखना है। 1963 में क्या हुआ था कि 1962 के चीन के युद्ध के बाद इन्होंने ये पहले थे जिन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में मूव किया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इनकी जो वाइफ थी वो थी सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, और देश में भी जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो सुचेता कृपलानी ही थी, जो इनकी धर्मपत्नी थी, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। दिस इज द होल स्टोरी इन अ नटशेल अबाउट JB कृपलानी। नेक्स्ट हमारे पर्सन इन न्यूज़ है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनका भी जन्म 11 नवंबर को हुआ है।
राइट। 11 नवंबर को ही हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, वी ऑब्जर्व इट एज अ नेशनल एजुकेशन डे। तो 11 नवंबर 1888 में इनका जन्म मक्का सऊदी अरेबिया में हुआ था। ब्रिलियंट डिबेटर थे, जो इनके नाम से ही समझ में आता है, अबुल कलाम इनका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ डायलॉग्स। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं, ये जर्नलिस्ट भी थे, फ्रीडम फाइटर भी थे, पॉलिटिशियन भी थे और एजुकेशनिस्ट भी थे, किताबें भी लिखते थे। राइट। 1912 में इन्होंने अपनी पहली पत्रिका निकाली उर्दू में, जिसका नाम था अल हिलाल, जो कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे बात करती थी। राइट। और मॉडलेमेंट और रिफॉर्म्स जो आया था 1909, उसको क्रिटिकली एनालाइज करती थी। बाद में 1916 में सरकार ने इसको बैन कर दिया। उसके बाद इन्होंने अपनी दूसरी पत्रिका निकाली अल बलग, राइट, जिसमें उन्होंने इंडियन नेशनलिज्म को पूरा प्रोपेगेट किया, साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम यूनिटी की भी बात की। आज़ाद ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को मतलब उसकी समर्थन में थे, और उसके बाद वो गांधी जी के उसमें आ गए, प्रभाव में आ गए, और इंडियन नेशनल कांग्रेस में फिर उनका आगमन हुआ। 1923 में बहुत ही जल्दी 35 की एज में उन्हें कांग्रेस का क्या बना दिया गया, प्रेसिडेंट। तो ही वॉज द यंगेस्ट पर्सन टू सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर उसके बाद काफ़ी सारे चीज़ों में वो इन्वॉल्व रहे, जेल भी गए काफ़ी बार, और दोबारा फिर कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप उन्हें 1940 में मिली, और 1940 से 1946 तक उन्हीं के पास रही। 1946 के बाद से फिर जेबी कृपलानी जी के पास चली गई थी। जब भारत आज़ाद हुआ तो ये जो मुक्त भारत थे उनके पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, राइट, और अपने पोस्ट पे ही रहे थे। 1958 में इनकी डेथ हो गई थी। हालांकि 1949 से इनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई थी, क्योंकि जेल में काफ़ी बार इनका आना जाना था आज़ादी से पहले, तो कई बार होता था। सुभाष चंद्र बोस जी की भी तबीयत काफ़ी खराब रहती थी, तो इनकी भी खराब रहती थी। तो 1958 में इनका निधन हुआ। अपने टेन्योर में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। जो आईआईटी, आईएएससी, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये सब हम देखते हैं ना आज के टाइम में, ये विजन था इन्हीं लोगों का, इन्हीं लोगों ने इस पे काम किया था। तो उसके लिए हमें इनको सैल्यूट करना तो बनता है। इनके कुछ लिटरेरी वर्क्स थे, दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कुरान, गुबर खातिर, दरस वफ़ा, और ये बहुत ही बेहतरीन किताब। आप में से कितने लोगों ने पढ़ी है इस किताब को? नहीं पढ़ी है तो डेफिनेटली पढ़िएगा, बहुत ही ब्रिलियंट किताब है, राइट। मेरे पास तो इनका कलेक्शन है। So this is the India Wins Freedoms book written by Maulana Abul Kalam Azad, the first education minister of India, and his birth anniversary 11th November is commemorated as the National Education Day, right? चलिए अब एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। पिछले सेशन में जो हमने सवाल लिए थे उसका आंसर देने का समय आ गया है। सबसे पहले हमने बात किया था भाषा संगम इनिशिएटिव के ऊपर में। ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा लॉन्च किया गया है टू टीच बेसिक सेंटेंसेज ऑफ एवरीडे यूसेज इन 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस ओनली। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इट हैज बीन लॉन्च अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव। दिस इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। उसके बाद हाल फिलहाल यूनेस्को ने अपने क्रिएटिव सिटी के लिए किसको अडॉप्ट किया है भारत में से? तो वो सिटी है श्रीनगर। ये आपको ध्यान रखना है, इसे भी हमने अपने पीआईबी के सेशन में कवर अप किया है दोस्तों। तीसरा था लीड्स रिपोर्ट पे हमने आपसे सवाल पूछा था। ये रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज द्वारा जो है रिलीज की गई है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। लेकिन तमिलनाडु ने इसमें रिटेन नहीं किया है। किसने रिटेन किया है? गुजरात हैज रिटेन द टॉप स्पॉट फॉर द 3rd ईयर इन अ रो अगेन। सो लगातार तीसरे साल जो है ये बने रहे। सो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन ए, राइट। आज हम एमसीक्यूज नहीं लेंगे नए सेशन में, नेक्स्ट वीक से फिर हम एमसीक्यूज लेके आएंगे आपके लिए। हमारे साथ बने रहे, जोश के साथ एकदम करके दिखाएंगे इसकी स्पिरिट। पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन है दोस्तों, साथ ही साथ बहुत अच्छे ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं। सिविल तपस्या का पोर्टल है, इनका पूरी तरीके से आप लाभ उठाइए। हम मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।